हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। हम लोग जो चैप्टर क्लास 12th के फिज़िक्स का छठा चैप्टर जो हम लोगों ने ख़त्म किया था, आज हम उसी चैप्टर के कुछ जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है पहला जो क्वेश्चन है, पहले एक एक्सरसाइज को देख लेते हैं, इस उदाहरण को देख लेते हैं एक बार। उदाहरण आपका एक लास्ट में चला गया था, हम लोगों ने कहा था इसको एग्जाम्पल में देख लेंगे। उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा सा। ये उदाहरण कह रहा है, ठीक है। इसके साथ हम लोग को थोड़ा सा स्क्रीन सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। ज़रा इस एग्जाम्पल को देखते हैं, पहले एग्जाम्पल, उसके बाद आपका अभ्यास का क्वेश्चन। तो चलिए, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है ज़रा समझिएगा, और हम लोग इसके प्रीवियस टॉपिक से, जो आपका प्रीवियस टॉपिक है उससे ही हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको निकाल रहे हैं। ज़रा समझिएगा। कमला एक स्थिर साइकिल के पैडल को घुमाती है। पैडल के संबंध में 100 फेरे। अब ज़रा समझिएगा, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको 2-3 बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। क्या बात है वो 2-3 बातें पहले आप सीख जाइए, उसके बाद फिर बात करते हैं। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, 2 बातें ये ध्यान रखनी है कि पहली बात तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अगर आप मैथ के क्वेश्चन करते रहे होंगे तो आपसे टीचर अक्सर बताते रहे होंगे कि पहले आपको ज्ञात क्या है ये निकाल लीजिए। ज्ञात जो चीज़ें क्वेश्चन में दी रहती हैं। अब क्वेश्चन में 2 तरीके से चीज़ें दी रहती हैं, एक वर्बल फॉर्म में, मतलब एक शब्दों के रूप में, और एक अंक के रूप में। कई बार कई स्टूडेंट शब्दों पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके उसका जो है अंकों को ध्यान में रख लेते हैं, जिससे कोई एक चीज़ मिसिंग रहती है और उसमें बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, पहले आपको ये लिख लेना है क्या क्या ज्ञात है, और आपको निकालना क्या है, यानी फाइंड आउट क्या करना है और निकालना क्या है। इन 2 बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जब आप इन 2 बातों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो कोई ना कोई संबंध इनके और इनके बीच में आपको मिल जाएगा, जिसे अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, अक्सर हम लोग उसे कहते हैं सूत्र या फॉर्मूला, जिसे आप कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसके न्यूमेरिकल अगर आप करने जा रहे हैं तो पहले आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, या आपको क्या क्या चीज़ें उसमें गिवन है। पहले अगर आप गिवन को लिख लेंगे तो इससे आपका कुछ ना कुछ आइडिया मिलता रहेगा कि हमको निकालना है ये चीज़, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, या फिर इसके फॉर्मूले से हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन, और उसमें यही फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, यही सूत्र के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कमला जो है, एक ये एग्जाम्पल है 6 पॉइंट, ये एग्जाम्पल है आपका, कौन सा एग्जाम्पल है भैया, 6 पॉइंट समथिंग है, 6.3। एग्जाम्पल क्या है, 6.3 नहीं 6.10 है भैया, 6.10। अब जरा समझिएगा इसको, इसमें क्या क्या गिवन है पहले हम लोग देखेंगे। कमला एक स्थिर साइकिल के पैडल को घुमाती है। चलिए, यहाँ से पता चल गया कि एक स्थिर साइकिल है, मतलब रुकी हुई साइकिल है, उसको घुमाया जा रहा है पैडल को। वो कितने फेरे घुमा रही है, 100, यानी n की वैल्यू, यानी फेरों की संख्या को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, n कितना दिया गया है, 100। ठीक, दूसरी बात क्या करिए, जिसका क्षेत्रफल क्या है, यानी एरिया, यानी a है 0.10 मीटर स्क्वायर। अब यहां पे भी एक चीज ध्यान रखनी रहती है, अभी हम आपको बता, प्रति सेकंड आधा परिक्रमण कर पाती है, यानी इसको 1 सेकंड में आधा परिक्रमण की, तो पूरा सेकंड, यानी पूरा कंप्लीट करने में इसको टाइम कितना लगेगा, 2 सेकंड। कह रहा है कि आधा परिक्रमण, यानी कुंडली प्रत्येक सेकंड आधा परिक्रमण कर पाती है, तथा उसका टेस्ला यानी मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड B दिया गया है, T नहीं होगा, B दिया गया है। B की वैल्यू दी गई है कितना, 0.01 टेस्ला। ठीक, अब मज़ेदार बात यहाँ सुनिएगा, जो आप लोग अक्सर छोड़ देते हैं। ये चीज़ वर्ड में दिया गया है, सब शब्दों में दे दिया गया है
कि कुंडली का जो परिक्रमण काल है आधा काल वो t/2 यानी t/2 ये कितने में कंप्लीट करती है, 90 डिग्री ये कंप्लीट करती है कितने में, 1 सेकेंड में। तो 180 कितने में कंप्लीट करेगी, 2 सेकेंड में। बात समझ रहे हैं, आधा परिक्रमण काल यानी सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। देखिए इसको हम थोड़ा सा बना के समझा दे रहे हैं आपको। जैसे एक परिक्रमण काल है, इसका A पॉइंट से B पॉइंट तक उसे जाने में लगा 1 सेकेंड, ठीक। तो B पॉइंट से पुनः A पर जाने समय क्या लगेगा, 1 सेकेंड। यानी इस पूरे परिक्रमण काल को कंप्लीट करने के लिए इसके पास टाइम कितना है, 2 सेकेंड। बात समझिएगा, ये चीज़ आपको शब्दों में दे दी गई है और बच्चे यहीं पे घूमते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही हो जाती है कि जब आपको अंक दिए जा रहे हों और उसी बीच कोई शब्द में कोई जानकारी दे दी जाती है, तो जब शब्दों में जानकारी दी जाती है तो आपको थोड़ा सा परेशानी होने लगती है। तो इसे आप ध्यान से देखिए, यानी यहाँ पे टी भी दिया है जो कि शब्दों में दिया है। अब आपको निकालना क्या है वो ज़रा समझ लेते हैं। निकालना ये है कि घूर्णन के लिए कुंडली में उत्पन्न होने वाली अधिकतम वोल्टता क्या है, ठीक। यदि कुंडली जो है घूर्णन अक्ष के लंबवत रखी है, यानी जो भी अक्ष घूम रहा है उसके क्या रखा है, लंबवत रखी गई है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या निकालना है। n दिया है, a दिया है, टाउ भी दिया है और टाइम भी दिया है। टाइम यहाँ पे आपका ठीक है 2 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो आधा पूरा करती है और 2 सेकेंड में वो पूरा कंप्लीट कर देती है। तो चलिए देखते हैं, आधा सेकेंड मतलब आधा ये है प्रति सेकेंड में आधा परिक्रमण चाल। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब इसमें होता क्या है, हम लोगों को निकालना क्या है, घूर्णन के अचल कुंडली में उत्पन्न अधिकतम वोल्टता। अधिकतम वोल्टता को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, यानी E बराबर होता है E0, ठीक, साइन ओमेगा टी, ठीक, यही तो है। थीटा की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे जरा समझिएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ से 1 दे दी गई है। थीटा की वैल्यू क्या दी है, लंबवत रखी गई है, घूर्णन के लंबवत अक्ष पे है। तो अगर लंबवत है तो थीटा ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो गई, 90, और यहाँ से साइन ओमेगा टी बराबर हो गया, यहाँ से हो जाएगा E0 E बराबर 1:1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा टी यानी थीटा की वैल्यू दी गई है 90 और ओमेगा टी की वैल्यू यानी 90 दी गई है, और साइन 90 का मान होता है 1, और यहाँ इससे आ जाएगा 1, यानी आपका जो टोटल ईएमएफ है वो E0 के क्या होगा, बराबर होगा। E0 के क्या हो गया, बराबर हो गया। इस बात की ये जो जानकारी है आपको शब्दों में दी गई है, जो कुंडली के घूर्णन के लंब के अक्ष के लंबवत रखी गई है। चलिए जब ये आपको पता चल गया, ठीक है, जब ये आपको पता चल गया तो अब आपको क्या निकालना है, E0 की वैल्यू निकालनी है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि E0 बराबर क्या था भैया, E0 बराबर था NBA ओमेगा, ठीक। और ओमेगा बराबर हम लोग जानते हैं, ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी, थीटा बाई टी। अब यहाँ से बड़ा अचंभव है कि ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा सॉरी क्या है, ओमेगा जो है आपका क्या है, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है नहीं, ये कोणीय चाल है। क्या है, कोणीय चाल। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे, ठीक है। कैसे होगा, देखिए हम लोग जानते हैं, जरा इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं, जरा समझिएगा। थीटा इंटू 1/t को हम लोग लिखते हैं, 1/t को हम लोग लिखते हैं म्यू, 1/t को क्या लिखते हैं, म्यू, और म्यू बराबर होता है 1/t। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थीटा इंटू म्यू, थीटा इंटू म्यू। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ से t से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। पूरे परिक्रमण काल को चलने में कितना समय लग रहा है, 2 सेकेंड। तो म्यू बराबर होता है 1/t यानी 1/2 यानी 0.5 Hz। यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई, हर्ट्ज में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा बराबर यहाँ से आप लोग लिखते हैं, एक पूरा सर्किल कंप्लीट करने पे, एक पूरा सर्किल कितने का होता है, 2 पाई का। एक पूरा सर्किल कितने का होता है, 2 पाई का।
हम लोग देखिए n आपको दिया है, n कितना है 100, b कितना है 0.01, a कितना है 0.10 मीटर, ठीक। और ओमेगा आपको इंटू ओमेगा दिखना है। ओमेगा का हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं, एक सर्किल कंप्लीट होने पे लगता है 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आई है 0.5, यानी 0.5। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू रखिए तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 और इंटू 5 0.5 रख रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका जो है वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाइंगे इसको करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये है इंटू 0.10, इन दोनों को करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। और इसमें इंटू 3.14, ठीक, ये आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी, देखिएगा ये 1 है, ये भी 1 है, तो अगर आप इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो 1 है, इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये आएगा 0 पॉइंट, इसमें एक पॉइंट कम घट जाएगा 314, यानी EMF यानी वोल्ट निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। पहले आपने क्या किया है, क्योंकि ओमेगा आपको निकालने के लिए टफ हो जाता है, क्यों, थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 90, तो पाई, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है पाई। अगर आप यहाँ से निकालना भी चाहें तो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से इसे निकाला जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले आपने क्या किया, ज्ञात क्या था वो, और निकालना क्या है E0, क्योंकि उसमें कुंडली कितने जा रही है 90 जा रही है, लंबवत है, तो लंबवत के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो गई तो ओमेगा टी की वैल्यू 90 और साइन 90 का मान होता है 1, यानी ये पूरी तरह से क्या हो गया, गायब हो गया। अब जो भी आपका मैक्सिमम होगा वो E0 के क्या होगा, बराबर होगा। और हम लोग E0 की परिभाषा से अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि E0 बराबर होता है NBA ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते भी हैं, कैसे निकाल रहे हैं, ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी पता है, तो फ्रीक्वेंसी पता होने की वजह से फ्रीक्वेंसी को हमें पता नहीं, हम लोगों ने निकाला है। कैसे निकाला है, एक पूरे रिवोल्यूशन को होने में 2 सेकंड लगेगा, जब वो कह रहा है आधे परिक्रमण काल को करने में कितना समय लग रहा है 1 सेकंड, तो पूरे के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, यानी 2 सेकंड, और 2 सेकंड लगेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने जब फ्रीक्वेंसी निकाल ली तो वही 0.5 हर्ट्ज, और उसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ओमेगा बराबर हो गया टोटल रोटेशन थीटा का 2 पाई, 0.2 और 0.5 से मल्टीप्लाई हो गया, और इसे करके आप चलते हैं अपने दूसरी तरफ, ठीक है। कैसे आया है ये चीज़ समझ लीजिए। नेक्स्ट में आप आते हैं, ये है क्वेश्चन, और भी है कोई देख लेते हैं ऊपर, अगर कोई क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल का तो कुछ क्वेश्चन कराया भी गया है, यहाँ से देखिए प्रेरकत्व के बारे में बताया गया है। चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे, देखते हैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे मिल जाएंगे। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया है जब आप कॉइल को प्रेरित धारा जहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ से ये क्वेश्चन है, यानी आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करिएगा, जरा देखिएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग दूसरा एक यूज़ कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जब भी आप कुंडली में, आपने पढ़ा होगा एक कुंडली, अरे यार क्या हो रहा है भाई, एक कुंडली में अगर आप किसी मैग्नेट को, ठीक है, अगर आप किसी मैग्नेट को कुंडली की ओर लाते हैं तो इसमें डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है जो एन के हिसाब से ये कुछ ऐसे डायरेक्शन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे ही आप इस कुंडली को इससे दूर ले जाएंगे, यानी नॉर्थ साउथ को आप क्या ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो इसकी डायरेक्शन जो इधर जा रही थी वो अब इधर जाने लगेगी। यानी इसके लिए जब नॉर्थ पोल आगे की तरफ आता है तो ये चीज़ कुछ ऐसे होती है, और जब इससे दूर जाता है तो ये चीज़ कुछ ऐसे हो जाती है। जब नॉर्थ पोल इससे दूर जाएगा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि साउथ पोल आ रहा है, मैग्नेट पे ध्यान रखिए, इसके पोल पे ध्यान मत रखिएगा।
अगर मैग्नेट कुंडली की ओर आएगा तो ये डायरेक्शन नॉर्थ वाली, अगर कुंडली से दूर जाएगा यानी ये इधर आ रहा है तब तो ये वाली डायरेक्शन, अगर दूर जा रहा है तो ये वाली डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन के बेस पे वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को और सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ये बताया गया है आपको वीडियो में, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो ये आपका है आपका NCERT की बुक और यहाँ से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देख लें। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को आप क्या कर रहे हैं ज़रा समझिएगा। ये पहला क्वेश्चन है ए, मैग्नेट को इस साइड लाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, मैग्नेट इस साइड आ रहा है। ठीक है, मैग्नेट को इसी साइड लाया जाए। जब मैग्नेट को आप इस साइड ला रहे हैं तो यानी यहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट N वाला बनेगा, ऐसे वाला। ठीक, तो इसमें जो करंट बहेगी वो कुछ ऐसे बहने लगेगी, यानी ये ऐसे जाएगी। ठीक, करंट जाएगी इस तरीके से। ज़रा इसकी लाइनिंग कम कर ले। ठीक, जब इस तरीके से करंट जाएगी तो आपको क्या करना है, प्रेरित धारा की दिशा प्रयुक्त कीजिए। तो मतलब आपको धारा की दिशा बतानी है। तो इस केस में जो आपकी धारा की दिशा आएगी वो क्या आ जाएगी, धारा की दिशा कहाँ से शुरू होगी, अगर आप यहाँ से करेंगे QRPQ से, यानी यहाँ पे जो धारा की दिशा आपकी आ जाएगी वो कुछ इस तरीके से आना शुरू हो जाएगी। कैसे आना शुरू हो जाएगी, P जब आप ले आ रहे हैं ना मैग्नेट, जरा समझिएगा इस चीज़ को। अगर आप मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, ले आ रहे हैं इसकी ओर, यहाँ पे भी समझिएगा। अगर आप इस वाले में देखिए A है और B है, ये सारे कॉन्सेप्ट वही वाले लगेंगे जो आपके कॉइल के अंदर बाहर हैं। तो अगर आप उस धारा को ले आ रहे हैं और धारा की दिशा को क्या हो जाएगी, आपको धारा की दिशा बतानी है। तो जैसे ही आप मैग्नेट को इस साइड लाओगे, जब आप ला रहे होगे तो धारा की दिशा आपकी क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। वो कौन सी हो जाएगी, एक सेकंड, धारा की दिशा कौन सी हो जाएगी, देखिए इधर आ रहा है यानी इधर से रोटेशन जाएगा। अब जब इधर से रोटेशन जाएगा तो इसमें आएगा Q से कहाँ जाएगा R, फिर कहाँ जाएगा P और फिर कुंडली से होते हुए Q, यानी P और R, यानी दिशा क्या हो जाएगी QRPQ। ये दिशा हो जाएगी किसकी, A वाले की। B वाले की बात कर लेते हैं, जरा देखते हैं। यहाँ इसकी साइड मैग्नेट आ रहा है तो इस पर तो हमें दिशा उल्टी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इससे दूर जा रहा है और इसकी ओर जा रहा है तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो साउथ का डायरेक्शन मिल जाएगा और इधर वाले में फिर से आपको नॉर्थ की डायरेक्शन मिलेगी। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ जो करंट जाएगी वो जाएगी, देखिए ऐसे जाएगी ना, ऐसे, वही डायरेक्शन है ना, ऐसे। तो यहाँ से PRQP तक, यानी यहाँ पे जो B वाले के लिए जाएगी वो जाएगी PRQ और P की। चलिए इसमें तो बता दिया, अब इसमें क्या होगा, इसमें साउथ की डायरेक्शन जाएगी, यानी डायरेक्शन इधर से जाएगी। तो हम लोग इस इंडेक्स से शुरू करें, YZXY, यानी इसके लिए आ जाएगी, इसमें दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगी, YZ और X और क्या आ जाएगा फिर Y। ये आ जाएगा, A के लिए ये आ जाएगी, B के लिए ये आ जाएगी। अब B में दो हैं, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो इसके लिए तो नॉर्थ बताएगा, इसके लिए साउथ। साउथ इसके लिए इसलिए बता रहा है क्योंकि मैग्नेट यहाँ से दूर जा रहा है। अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है यहाँ पे, जब ये चीज़ें मैग्नेट इससे दूर जाएगा तो इसमें साउथ बनेगा, इसमें क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। तो ये बात है। अगला टॉपिक देखिएगा आपका, ये है C वाला सेक्शन। C वाला सेक्शन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जा रहा है कि आपका जो है कुंडली बंद कर दी जा रही है। ये कॉन्सेप्ट है प्रेरित धारा का। किसका कॉन्सेप्ट है, प्रेरित धारा का। प्रेरित धारा क्या होगी भैया, अगर लाइट गई,